पावर सिस्टम, इसके हम देखेंगे यहाँ पर आपके जो भी आपके मेन आपके यहाँ पर फॉर्मूले हैं हर टॉपिक के। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें होगा सेक्शन वो होगा आपका ट्रांसमिशन लाइन मॉडल और परफॉर्मेंस पे। ठीक है, देन उसके बाद हम कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कंपनसेशन टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन इंसुलेटर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन पर यूनिटी आपका सिस्टम, देन लोड फ्लो एनालिसिस, इसमें आप बैट्स बस एडमिटेंस, आपका गॉस सीरियल और न्यूटन रैप्सन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को देखेंगे। फिर आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड फॉल्ट एनालिसिस, देन प्रोटेक्शन के अंदर सर्किट ब्रेकर और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल हमारे इसके अंदर 10 सेक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आपका ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसमिशन लाइन को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, आपको शॉर्ट, मीडियम और आपका लॉन्ग। ठीक है, ये 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारे पास। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जिनकी आपकी लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर हो। बाकी मीडियम की आपकी 82 टू 250 भी होती है, लेकिन आपने कितने बार देखा होगा 82 यहाँ पर हमारी 200 भी दी रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग को ग्रेटर देन आपका 250 या 240 भी आपको लिखा होगा कितने बार, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसका जब हम आपका मॉडल बनाते हैं तो आपका सिंपल से यहाँ पर आर और आपका एक्स, ठीक है, ये टर्म आर और आपका जे एक्स ये टर्म लेते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर जो टोटल है आपका इम्पीडेंस, सीरीज इम्पीडेंस लेते हैं आपका जेड की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर शंट जो ब्रांच है हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, शंट ब्रांच नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ पर शंट ब्रांच नेगलेक्ट करने के हिसाब से यहाँ पर आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर हम लोग जो फेरांटी इफेक्ट है उसको नहीं पढ़ते। फेरांटी इफेक्ट जो हमारा होता है वो आपका लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर मीडियम के लिए हम लोग नॉमिनल पाई या नॉमिनल टी मॉडल का यूज़ करते हैं। बाकी जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको अगर नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी दिखाऊं तो देखिए हमारा पाई कैसे बनता है। हमारा पाई बनता है ये। ठीक है, तो हम इसमें हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं कैसे। देखिए हमारा जो आपका सीरीज में आपका इम्पीडेंस होता है वो यहाँ पर सेम रहता है। मतलब आपका ये देखिए ये आर है और ये आपका एक्स है। ठीक है, ये हो गया आर प्लस जे एक्स एल। ठीक है, देन यहाँ पर एडमिटेंस है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, तो ये आपका एडमिटेंस हो गया। ठीक है, ये आपका इम्पीडेंस हो गया जेड, एडमिटेंस हो गया आपका y/2। ठीक है, मतलब 1/j ओमेगा सी बाई 2, 1/j ओमेगा सी बाई 2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पाई मॉडल बनता है। ठीक है, पाई मॉडल का फ़ायदा क्या है, पाई मॉडल में हमारे यहाँ नोड कम होते हैं। देखिए एक नोड ये लगेगा इनपुट नोड के साथ और एक नोड यहाँ पर लगेगा आउटपुट नोड के साथ। जबकि टी मॉडल में आपका एक और नोड लगता है जो आपका टी बनाता है। देखिए टी मॉडल होता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका टी मॉडल है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग आपके जो सीरीज के ब्रांच के पैरामीटर है इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं ये। देन यहाँ पर जो शंट है उसको सिंगल में रखते हैं। ये हमारा पैरामीटर बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो z/2 हो जाएगा, इसका हाफ z/2 और इसका हाफ z/2 और एडमिटेंस यहाँ पर सेम होता है y। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमें ये चाहिए, देन एक नोड ये चाहिए और एक नोड ये चाहिए। फिर यहाँ पर आपका इनपुट कनेक्ट होगा और यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट होगा। जबकि यहाँ पर हमें 2 नोड से काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम 3 नोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को बढ़ाता है टी। इसलिए हम प्रीफर करते हैं आपका पाई मॉडल को। ठीक है, वहीं जो आपका ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम लोग आपका पर किलोमीटर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कितने किलोमीटर लेंथ को हमने यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। पूरा एक साथ नहीं बनाते हम लोग कभी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को। इसको बोलते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो आपका यूज़ करते हैं वो आपका यूज़ करता है आपका ABCD पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड की इक्वेशन आती है। देखिए वो क्या आती है, अप्रॉक्सीमेटली लिखिए तो बिल्कुल सही इक्वेशन है। VS जो सेंडिंग एंड की वोल्टेज होती है वो होती है आपकी रिसीविंग एंड की वोल्टेज प्लस उसमें कौन कौन से ड्रॉप होंगे, I के साथ आपका R cos phi। ठीक है, और रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर तो इसलिए phi r लिख दिया प्लस माइनस x इंटू साइन phi r। ठीक है, रिएक्टेंस पार्ट और आपका रेजिस्टेंस पार्ट। ठीक है,
प्लस किसके लिए आएगा, प्लस हमारा लैगिंग के लिए आएगा और आपका माइनस लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी आपके IS की वैल्यू IR के बराबर होती है, क्योंकि करंट हम थ्रू आउट यहाँ पर सेम मानते हैं। जो जनरल वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका, वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या होता है आपका, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100 से करके हमने यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड मॉडल आपका ट्रीटिंग एज अ लाइन एज अ सीरीज इम्पीडेंस R प्लस JX सिंस शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, VS और VR हमारे सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की वोल्टेज है। R और X क्या है, आपके लाइन के रजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। ठीक है, आपका पॉजिटिव साइन यहाँ पर किसके लिए है, कहाँ गया, ये पॉजिटिव साइन आपका लैगिंग के लिए और नेगेटिव साइन यहाँ पर लीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए, ये जिसकी बात कर रहा था मैं, ABCD पैरामीटर, ये आगे। तो ABCD पैरामीटर के हिसाब से क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर से VS सप्लाई वोल्टेज और आपकी सप्लाई करंट है, ये VS और IS अगर आप ऐसे दोगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो ऐसे बनती है। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन मैट्रिक्स, यानी ABCD, 2 पोर्ट नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। देन यहाँ पर आता है आपका IR, यहाँ पर VR रिसीविंग एंड की वोल्टेज और आपके रिसीविंग एंड की करंट IR। ठीक है, जनरली हम लोग क्या मानते हैं, आपने देखा भी होगा, हम 2 पोर्ट में हम लोग इनकमिंग मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आउटगोइंग मानते हैं। देखिए, ये है आपके 2 पोर्ट, तो ये है आपका ABCD पैरामीटर, ABCD। ठीक है, तो इनपुट वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं VS, इनपुट का करंट IS है। तो जनरली हम अंदर की ओर को मानते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बाहर लेते हैं, रिसीविंग एंड की वोल्टेज बाहर, क्योंकि लोड की ओर को जाएगी, और लोड का सप्लाई VR लेते हैं। तो कन्वेंशनली हम इसको लिखते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर आता है माइनस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पोर्ट में तो कन्वेंशनली अंदर की ओर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइन जब बनाते हैं तो हमारे पावर फ्लो कराता है यहाँ की ओर को, तो यहाँ माइनस आता है। तो आपका इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर तो 2 पोर्ट के हिसाब से दी है, लेकिन इसकी वैल्यू आती है आपकी VS इज इक्वल टू AVR माइनस BIR। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है। और आपकी सिमिलरली IS की वैल्यू, सप्लाई करंट की वैल्यू क्या आती है, वो आती है CVR माइनस DIR। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर पैरामीटर बनते हैं और इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दिया है आपका जनरलाइज ट्रांसमिशन लाइन, आपका मॉडल, आपका रिलेटिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट। ABCD हमारे जनरलाइज सर्किट के पैरामीटर है। जो B की वैल्यू है वो आपकी ओम में होती है और C की वैल्यू सीमेंस में होती है, वो यहाँ पर लिखा है सीमेंस या mho। सिमेट्री कंडीशन में A की वैल्यू D के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आपका अभी मतलब नेटवर्क वाले में भी देखा था कि नेटवर्क में जो आप 2 पोर्ट देख रहे थे, वहाँ भी हमने यही आपका फॉर्मेट देखा था। ठीक है, तो ये है आपका जनरल फॉर्म। अब हम बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। देखिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका ABCD पैरामीटर होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, नॉमिनल पाई मैंने दिखा दिया था आपको, नॉमिनल पाई कैसे बनता है ये। ठीक है, ये आपका नॉमिनल पाई है। ठीक है, नॉमिनल पाई मॉडल है और ये नॉमिनल T मॉडल है। ठीक है, इसको मैंने दिखा दिया था। तो देखिए, इसको आप जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। तो ये हमारी आती है, सिमेट्री होता है A और D बराबर होता है, मतलब 1 प्लस या होता है आपका YZ/2, 1 प्लस YZ/2। DB की वैल्यू वही 1 प्लस YZ/2। B की वैल्यू होती है Z, मतलब B की वैल्यू में ओम आता है, और यहाँ पर आएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस के लिए क्या आ जाएगा, Y इंटू 1 प्लस YZ/4। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है A और D की वैल्यू इक्वल होती है, Z की वैल्यू, B की वैल्यू Z होती है, और C की वैल्यू यहाँ पर Y अपॉन Y 1 प्लस YZ/4 होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन विथ हाफ शंट कैपेसिटेंस लम्प्ड एट द सीरीज इम्पीडेंस Z। ठीक है, मतलब वही आपने ये बात कर रहा है, जो अपने एडमिटेंस है इसको 2 भाग में तोड़ा है और बीच में आपका ये है आपका इम्पीडेंस। ठीक है, ये सीरीज इम्पीडेंस R प्लस JX, टोटल आपका एडमिटेंस आपका j⍵L इंटू आपका लेंथ। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अपने Y है इसको स्प्लिट कर रखा है यहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग एंड के साइड में। ये देखिए, ये स्प्लिट कर रखा है सेंडिंग एंड का साइड और ये रिसीविंग एंड का साइड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स का मॉडल होता है। इसके अलावा हमारा जो अगर मैं दिखाऊँ वो होता है आपका एक T मॉडल, वो होता है ये। देखिए, T मॉडल में सेम आपके ABCD पैरामीटर,
देखिए आप खुद देखिएगा फ़र्क कहाँ पर आ रहा है। देखिए ए और डी की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, 1 प्लस वाई जेड बाई टू, 1 प्लस वाई जेड बाई टू। देखिए अब यहाँ पर जो जेड है, जो जेड के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स्ट्रा टर्म विच इज़ 1 प्लस वाई जेड बाई फोर। बाकी वाई के साथ हट गया तो वाई के साथ आ जाएगा सीधे वाई, ठीक है, सी की जगह वाई। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेट होता है इसको याद करने का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आपका एडमिटेंस, जो आपके इम्पीडेंस है उसको दो भाग में तोड़ते हैं, सीरीज और आपका सॉरी सेंडिंग और रिसीविंग एंड के ओर को। बाकी आपका एडमिटेंस सेम रहता है यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका मॉडल बनता है आपका, जो आपका रिप्रेजेंट करता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है, जहाँ पर आपका फुल आपका शंट एडमिटेंस होगा बीच में, और अपने यहाँ पर ये सीरीज वाले को हम दो भाग में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब मीडियम देख लिया। अब हमारे लॉन्ग के लिए देखिए, लॉन्ग के आपके ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लॉन्ग के ABCD पैरामीटर गेट वगैरह में तो काफ़ी आते हैं। तो ABCD पैरामीटर अगर आप देखोगे तो हमारे ए और डी की वैल्यू सेम होती है विच इज़ कॉस हाइपरबॉलिक गामा एल, हाइपरबॉलिक गामा एल, और आपकी इसकी वैल्यू भी डी की भी सेम होगी विच इज़ कॉस हाइपरबॉलिक गामा एल। देखिए बाकी मैंने क्या बोला था आपको, बी को हमेशा आपने ओम बताना है। ओम के लिए क्या आ जाएगा, जेड सी। जेड सी हमारा क्या होता है, ये होता है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जेड सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन हाइपरबॉलिक गामा एल, ठीक है। देन यहाँ पर आपका यहाँ वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाँ हमें बनाना है आपका एडमिटेंस। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड सी विच इज़ एडमिटेंस वाई सी इंटू इसके साथ साइन आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक गामा एल। तो ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के लिए। बाकी गामा क्या होता है, गामा होता है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी अंडर जेड इंटू वाई, ठीक है। वाई आपकी जेड और वाई की जो वैल्यू होती है उससे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। जो जेड सी है वो आपका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या आपको सर्ज इम्पीडेंस भी बोलते हो, इसकी वैल्यू होती है आपकी जेड सी इज इक्वल टू अंडर जेड अपॉन वाई, ठीक है। और गामा की वैल्यू ये होती है, गामा क्या होता है अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ए और डी की वैल्यू बराबर होती है, वो होती है आपकी कॉस हाइपरबॉलिक गामा एल के बराबर। बीटा की वैल्यू होती है आपकी जेड सी साइन गामा एल के बराबर। सी की वैल्यू होती है आपकी साइन हाइपरबॉलिक गामा एल अपॉन जेड सी, अब मतलब वाई सी बनाने के लिए। बाकी जो गामा की वैल्यू होती है अंडर जेड वाई होती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जेड सी की वैल्यू होती है आपके जिसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं, अंडर आपका जेड अपॉन वाई होती है, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट अकाउंटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द पैरामीटर असेंशियल फॉर द वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस, ठीक है। जेड और वाई यहाँ पर सीरीज की इम्पीडेंस है और आपके शंट के एडमिटेंस है पर यूनिट में, और एल है आपकी लेंथ, ठीक है। पर यूनिट में इनकी वैल्यू ये है, एल से लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी अंडर रूट एल सी, ठीक है। वही आपका सर्ज इम्पीडेंस के बराबर होता है। प्योरली मतलब आपका लॉसलेस मतलब कहीं भी लॉस नहीं होगी, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है। तो एसएससी जे की बात करो अगर आप उस एग्ज़ाम की आरआरबी जे या कोई भी ए जे, तो इस आपके जो आपकी सीट है इससे आप मान लो आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आएंगे। बाकी गेट और पीएसयू में एक क्वेश्चन इसका फिक्स है अगर पावर सिस्टम से उन्होंने क्वेश्चन बन लिया तो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, जिसको हम बोलते हैं SIL। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारी पावर लोडिंग होती है कि कितना हमारी पावर यहाँ पर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, देखिए पावर होती है आपकी यहाँ पर V² अपॉन R। तो यहाँ पर हम AC की बात कर रहे हैं, तो AC में हमारा आता है आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। जब हम आपस पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो होती है आपकी लाइन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन सर्ज इम्पीडेंस ZC या ZS, ठीक है। तो दिया है आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज इक्वल टू VL² अपॉन ZC। ZC की वैल्यू आपकी क्या होती है अंडर L/C, किसके लिए, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ठीक है। आपके क्या बताती है, पावर डिलीवर बाय द लाइन व्हेन टर्मिनेटेड इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। अ बेंचमार्क फॉर लोडिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। जो VL है यहाँ पर रेटेड लाइन वोल्टेज है, जो यहाँ पर फेज टू फेज वोल्टेज बताता है, ठीक है। फेज टू फेज मतलब यहाँ पर दो फेजों के बीच की वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज होती है, यूनिट मेगावाट में ही होती है। बाकी SIL जो लोडिंग होती है इसमें आपके नो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज विथ द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपके रिएक्टिव पावर एक्सचेंज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर P है। P की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर मेगावाट, मेगावाट से समझ जाओ यहाँ पर एक्टिव पावर आपकी एक्सचेंज होगी,
ठीक है, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिए बाकी इसके बाद है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? फेरांटी इफेक्ट होता है जब हमारी रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। कब? जब हमारा लाइट लोड लगाओ या नो लोड की कंडीशन पे। कहाँ होती है? हमारी आपकी मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में होती है, शॉर्ट के केस में नहीं होती है, क्योंकि शॉर्ट के केस में हमारे जो आपका शंट पैरामीटर है यानी कैपेसिटर गायब रहता है। ठीक है, तो ड्यू टू क्यों होता है आपका लाइन कैपेसिटेंस। लाइन कैपेसिटेंस कहाँ पर होता है? आपका मीडियम और आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में सीरीज में हम लोग गायब कर देते हैं, सॉरी शॉर्ट में हम गायब कर देते हैं। ठीक है, इसका देखिए ये जो फॉर्मूला है इससे आपको क्वेश्चन आया भी है डायरेक्ट। कितना राइज होता है? तो राइज होता है आपका वी एस इंटू आपका ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू ये आती है लॉस या ट्रांसमिशन के लाइन में कि कितना हमारे यहाँ पर वोल्टेज में राइज हो रहा है, वो आपको बताता है यहाँ पर ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसके अगर आपको मन करे तो आप इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक दो बार आपका एग्जाम में भी आ रखा है इसी फॉर्मूले के ऊपर। क्या हुआ? अटक गया ये। तो अगला है आपका इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कंपनसेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसुलेटर के बारे में। देखिए हम लोग आपको कंपनसेशन में जनरली हम लोग सीरीज या शंट में कंपनसेशन लगते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका सीरीज कंपनसेटर। अगर सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा रखा है तो क्या होगा? देखिए ये हमारी लाइन है, लाइन का ये आपका आर है और ये आपका एक्स है, तो लाइन में आर है प्लस जे एक्स एल है। ठीक है, तो हमने सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर का क्या होता है? माइनस जे एक्स सी। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंस पार्ट था एक्स जो इक्विवेलेंट था या एक्स एस बोलो, ये आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ? हमारा जब हम सीरीज में हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर से एक्स एल की वैल्यू कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा? देखिए पावर क्या होती है? पावर होती है आपकी ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। देखिए एक्सेस की वैल्यू कम होगी तो हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारी लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए वही लिखा होगा आपका रिड्यूसेस इफेक्टिव आपका एक्स जो आपका रिएक्टेंस है ऑफ द लाइन के रिएक्टेंस को कम कर देता है, जिससे आपका इंप्रूव करता है आपका पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी, जिससे आपके वोल्टेज ड्रॉप भी आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्यू इंटू एक्सेस के। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एक्सेस। एक्सेस कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी ऑटोमेटिकली कम हो गए। वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए शंट में हम लोग रिएक्टर लगा रहे हैं। शंट में रिएक्टर मतलब ये आपका इस टाइप से लाइन आई है यहाँ पर सीधी इधर पर, ये हमने शंट में लगा दिया रिएक्टर। शंट में रिएक्टर का यूज़ क्यों करते हैं? हम लोग फेरांटी इफेक्ट के लिए करते हैं, क्योंकि फेरांटी इफेक्ट में हमारा कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटिव को हम लोग आपका कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर शंट में रिएक्टर लगाते हैं। तो शंट रिएक्टर एब्जॉर्ब एक्सेस रिएक्टिव पावर कंपनसेटिंग फेरांटी इफेक्ट। देखिए फेरांटी इफेक्ट के कारण जो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं शंट रिएक्टर का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर शंट में कैपेसिटर भी लगाते हैं। शंट में कैपेसिटर लगा के क्या होगा? ये आपके सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर, जिससे हम लोग आपके वोल्टेज प्रोफाइल या पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं शंट में कैपेसिटर का। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे है आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो देखिए जब भी हम स्ट्रिंग इफिशियंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पर सस्पेंशन या फिर स्ट्रिंग टाइप के जो इंसुलेटर हैं उसकी बात हम करते हैं ये। ठीक है, सपोज इस टाइप से हमारा ये हमारा क्रॉस आर्म है खंबे का, ये आपका खंबा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच हमारी मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ठीक है, मेटेलिक पॉइंट होते हैं और ये जो गोल वाला है ये आपका कंडक्टर ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये आपका खंबा है, तो दो मेटेलिक बीच में दो मेटेलिक पार्ट के बीच में अगर एयर आती है तो आपका एक कैपेसिटेंस निर्माण करता है, इसको बोलते हैं आपको स्टेक कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आपका ऐसे स्टेक कैपेसिटेंस आपका बनाएगा और इनके बीच में देखिए दो मेटेलिक के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो ये भी ऐसा कैपेसिटर आपका फॉर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है? हमारे यहाँ पर अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो आपका बॉटम मोस्ट कंडक्टर होता है, मतलब जो कंडक्टर आपका जो इंसुलेटर कंडक्टर के पास होता है, इसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा होती है। देन ऊपर को जाते हैं तो वोल्टेज कम होते रहती है। ठीक है,
तो हम लोग इसी वोल्टेज के डिफरेंस को कम करने के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटिव ग्रेडिंग करते हैं ताकि हमारी वोल्टेज कॉमन बनी रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी हमारी स्ट्रिंग में हमारी आपकी इफ़िशियंसी है, क्योंकि आपके वोल्टेज अनइक्वल हो जाती है तो स्ट्रिंग की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका स्ट्रिंग इफ़िशियंसी ऑफ स्ट्रिंग हमारी होती है आपकी जो स्ट्रिंग में वोल्टेज है आपका वी ऑफ स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज अपॉन कितने नंबर इंसुलेटर लगे। जैसे यहाँ पर 3 लगे तो यहाँ पर हमारा लेते हैं जनरल n नंबर के यहाँ पर इंसुलेटर लगे, और सबसे लोवेस्ट यानी जो सबसे बॉटम मोस्ट कंडक्टर है उसमें कितनी वैल्यू है आपकी वोल्टेज की, तो हो जाएगा आपका V आपका वोल्टेज ऑफ बॉटम कंडक्टर, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज स्ट्रिंग इफिशियंसी बताता है। आपको इसके बारे में पता भी होगा, मैंने दिखा भी दिया आपको, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वही लिखा है आपका, ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखा है आपका वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में जो वोल्टेज है अपॉन n इंटू वोल्टेज अक्रॉस यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर के जो पास होगी उसके पास इंटू 100, ठीक है। बाकी ये करता है मेजर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंसुलेटर डिस्क यूनिट एज अ स्ट्रिंग। आइडियली 100% मानते हैं हम, लेकिन आपका ड्यू टू अचीव जो संट कैपेसिटेंस और ग्राउंड टावर, ठीक है, संट कैपेसिटेंस और ग्राउंड से टावर का जो वो होता है उसके कारण ये कम हो जाती है, ठीक है। एन है आपके नंबर ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम वोल्टेज, जो आपके इसके पास होगी वो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज आपका वो एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम गार्डिंग रिंग का यूज़ या फिर कैपेसिटर गार्डिंग का यूज़ करते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज प्रोफाइल, ताकि हमारे यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। तो एक इसका सिंपल से एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको शायद समझने में इजी पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं आपकी एन की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ आपके कंडक्टर इंसुलेटर हमारे 4 हैं, ठीक है, और जो आपके जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है, मतलब वोल्टेज ऑफ चौथी स्ट्रिंग वो हमारे मान लेते हैं फोर्थ, वोल्टेज ऑफ फोर्थ जो सबसे नीचे वाली है उसकी वोल्टेज है आपकी 20 kV, ठीक है, और टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग के वोल्टेज हम मानते हैं 65 kV। तो हमें यहाँ पर से स्ट्रिंग इफिशियंसी बतानी है। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, वोल्टेज का टोटल स्ट्रिंग में वोल्टेज है आपके 65 kV, मतलब 65,000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितने नंबर है 4 इंटू सबसे बॉटम मोस्ट में आपका 20। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, किलो से किलो का कट जाएगा, तो डायरेक्टली होगा 65/80। 65/80 आप सॉल्व करोगे तो उतने परसेंट की हमारी यहाँ पर इफिशियंसी आएगी, ठीक है। देन यहाँ पर जितनी वैल्यू आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पर से परसेंटेज इफिशियंसी निकालो, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2-3 चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लीजिए। जब वोल्टेज ड्रॉप हो, आपका वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूटर, जब आपका कॉन्सेंट्रेट लोड हो, ठीक है, तब हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला आता है वो होता है समीशन इंटू आई के साथ हमेशा आप देखिए आई आर के साथ आपका रियल पावर टर्म मतलब कॉस फाई आता है, देन प्लस एक्स के साथ आपका साइन फाई आता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, आपका डी करता हूँ ड्रॉप, ठीक है, फॉर ईच लोड स्टेशन। रेडियल फीडर मतलब एक के आगे एक, ठीक है, इस टाइप से लगाइए रेडियल, ठीक है, एक के बाद एक लगाए, उसको हम बोलते हैं रेडियल सप्लाई। तो क्यूमुलेटिव वोल्टेज ड्रॉप अ कैलकुलेशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई लोड एट मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट्स में होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोड की बात करें, जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप आता है आपका जो टोटल आपकी करंट है इंटू लेंथ IL/2 करते हैं, बाकी सेम पार्ट। देखिए यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है वी टोटल, ये होता है आपका I/L/2, बाकी सेम पार्ट वही लिखो आप R cos फाई प्लस X साइन फाई, ठीक है। ये आपके यहाँ पर वैल्यू होती है। टोटल पूछा है तो हम टोटल करंट की बात करेंगे, और आपकी L है आपकी लेंथ, ठीक है, जो आपके एक साइड से फीड कर रही है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आ गया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर विथ लोड करंट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ द ड्रॉप इक्वल टू द इक्वल व्हाट आर लोड ऑफ I/2, ठीक है, हम करंट का आधा कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग एक साइड से फीड कर रहे हैं, ठीक है, फीड फ्रॉम वन साइड, तब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए आगे ये आपने इकोनॉमिकल लोड
डिस्पार्सी का कंडीशन भी यही है। देखिए यहाँ पर आपका जो कंडक्टर का इकोनॉमिकल साइज है वो इसमें बताता है आपके केल्विन लॉ। केल्विन लॉ क्या बोलता है, आपका मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन इज व्हेन, जो आपका कंडक्टर का मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये हमारा बताता है कि जो आपके एनुअल चार्ज है आपके कैपिटल कॉस्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, आपके ए, और आपके एनुअल चार्ज ऑफ एनर्जी लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसकी मिनिमम आपके जो टोटल अमाउंट है वो होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ये इन्होंने बोला है। तो इन्होंने क्या बोला, जितना हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपका एनुअल इंटरेस्ट हो वो किसके बराबर हो, वो हमारे यहाँ पर आपके एनुअल एनर्जी लॉस के बराबर हो। ठीक है, एनुअल एनर्जी लॉस के बराबर हो, प्लस डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए, मतलब एनुअल इंटरेस्ट और आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो होगी वो आपके बराबर होनी चाहिए एनर्जी आपके लॉस के बराबर। एनर्जी लॉस में जितनी कॉस्ट लगी है उसके बराबर होनी चाहिए, ये केल्विन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया बैलेंसिंग कैपेसिटर कॉस्ट अगेंस्ट रनिंग। ठीक है, ये आपका ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका एरिया है उसके बाद में कर रहे हैं प्रैक्टिकल। अगर कांस्टेंट की बात करें, आपके करंट डेंसिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कोरोना इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तब हमारा आपका केल्विन लॉ यहाँ पर आपका डिफर करता है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, आगे आपका फोर्थ पार्ट है इसका, वो है आपका पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, पीयू क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हमें मेजर करके आई है और जो हमने बेस माना है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारी पीयू वैल्यू आती है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज सिस्टम क्वांटिटी है टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन आपका, स्पेशली विथ मल्टीपल वोल्टेज अक्रॉस ट्रांसफार्मर। ठीक है, जब हमारे मल्टीपल वोल्टेज होते हैं तो हम यहाँ पर पीयू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीयू का इस्तेमाल करके हमारी बेस क्वांटिटी मतलब यूनिट हट जाती है। ठीक है, यूनिट हट जाती है तो हम सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट कुछ नहीं होती है तो डायमेंशनलेस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपके बेस को हम लोग यहाँ पर चूज कंसिस्टेंटली, मतलब बेस एम बी हमारे थ्रू आउट द सिस्टम सेम होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी है, जो बेस करंट होती है, थ्री फेज की बात कर रहे हैं पावर सिस्टम में, हमेशा थ्री फेज की बात करेंगे। तो थ्री फेज में जो आपकी बेस करंट होती है आई बी, वो होती है आपकी जो बेस आपकी पावर होती है, एस बी करता हूँ, बेस पावर एस बी अपॉन, यहाँ पर थ्री फेज की बात करें तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, इनटू आपका जो आपके वोल्टेज बेस है वी बी। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है आपका बेस करंट निकालने का। ठीक है, थ्री फेज के केस में। ठीक है, वहीं आपका बेस इम्पीडेंस निकालोगे थ्री फेज के बेस में तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका के वी बेस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज के बेस का स्क्वायर अपॉन एम बी ए विच इज़ एस बेस। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर आप इसको आप लिखो तो आप सिंपल लिख सकते हैं, आप किताबों में देखा होगा आपने, वो लिख रहे हैं आपका एम बी ए बेस इस टाइप से, एम बी ए बेस अपॉन उन्होंने लिखा होगा √3 इंटू के वी बेस। एम बी ऊपर है, नीचे हो जाएगा आपका के वी। ठीक है, के वी मतलब क्या हुआ 10⁻³ के वी बेस। ठीक है, वही अगर इसको देखोगे तो ये आपका है के वी बेस का स्क्वायर। ठीक है, मतलब के वी मतलब वो आपका 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब 10⁻6 ही हो गया। और नीचे कितना बचा, नीचे आपका बचा आपका एम बी मतलब 10⁻6। तो आप जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका सबसे आपका इम्पोर्टेंट होता है बेस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखिए वही दिया आपका बेस करंट आई बी होता है बेस एम बी मतलब 10⁻6 और अपॉन हो जाएगा √3, थ्री फेज के लिए √3 इंटू बेस के वी के क्या मतलब 10⁻³ थ्री फेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल फेज की बात करते तो आपका √3 नहीं आता है यहाँ पर। बाकी देखिए बेस इम्पीडेंस निकालना हो तो जेड बेस क्या होता है आपका वी का स्क्वायर अपॉन आपका एम बी। ठीक है, एम बी आपकी पावर होती है एस। ठीक है, आपका इस स्टैंडर्ड आपका रिलेशनशिप है जो
जो आपका डिराइव करता है आपका करंट और बेस इम्पीडेंस को, ठीक है। उसके अलावा ये फॉर्मूला तो मैंने कितने बार बता दिया आपको, ये आपका चेंजिंग द पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, ये थोड़ा लिखने में अलग हो गया। देखिए, आप जब भी हमें आपका न्यू पर यूनिट बताना होगा, जेड पर यूनिट न्यू बताना होगा, तो क्या करेंगे, जो जेड की पी यू की ओल्ड वैल्यू है, जेड पी यू ओल्ड को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एम बी ए न्यू से, एम बी ए न्यू अपॉन एम बी ए ओल्ड इंटू आपका के वी ओल्ड अपॉन के वी न्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आपका एक एम बी ए में दे देगा उसकी बेस वैल्यू, आपको अगले एम बी ए में उसकी बेस वैल्यू यहाँ पर बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। आपको जेड की वैल्यू हमें पहले दी है, सपोज करते हैं 0.1 पर यूनिट हमें जेड की वैल्यू दी है, ठीक है। किस बेस पर, ऑन आपका क्या माने, सिंपल के लिए 10 मान लेते हैं, 10 एम बी हमारा बेस हो गया, और आपका 11 के वी आपका यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है। ये आपकी बेस वैल्यू है। अब हमें जो नई बतानी है वो हमें नई बतानी है किस में, आप किसको मान लेते हैं, आपका पहले 10 था, अब 100 कर लेते हैं, चलो 100 एम बी में बतानी है, और इसकी वैल्यू सेम करते हैं 11 के वी। तब हमें बतानी क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए, जो जेड पी यू की हमारी न्यू वैल्यू आएगी, जेड पी यू की ओल्ड वैल्यू विच इज़ 0.1 इंटू आपका जो एम बी ए न्यू है, एम बी ए न्यू है आपका 110, एम बी ए ओल्ड है आपका 10, बाकी के वी तो सेम है आपका 11/11 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, एक बार आएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आएगा 0.1 इंटू, ये आपका कट जाएगा आपके 11 टाइम्स, 0.1 इंटू 11, तो 11 इंटू 0.1 आ जाएगा आपका 1, तो आपका 1.0 पी यू। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी आपकी 1.0 पी यू, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बेस कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका लोड फ्लो स्टडीज़। देखिए, लोड फ्लो स्टडीज़ में हम लोग यहाँ पर बस एडमिटेंस मैट्रिक्स और आपका गॉस सीडीएल और न्यूटन रैप्सन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, देखिए अब हमारी स्टेप से बनती है वाई बस, जिसको आप एडमिटेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जनरली एक 3x3 की दिखाता हूँ। देखिए, इसको देते हैं आपको y11, y12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये आपकी आती है। तो देखिए, ये जो आपके एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, जहाँ पर आपके रो और कॉलम की वैल्यू सेम है, इसको हम बोलते हैं आपका वाई आई आई, ठीक है। जहाँ पर आपके डायगोनल और इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके एडमिटेंस इससे कनेक्ट हो, मतलब जो भी आपके आई बस से जितने भी कनेक्ट हो, आई बस से कनेक्टेड सारे एडमिटेंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे एडमिटेंस का हम लोग यहाँ पर सम करते हैं। जैसे आपकी सपोज एक भी यहाँ मान तो बस बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने रेफरेंस बना दी बस, चलो बाना बस 1, ये 2 और 3 है, ठीक है। तो y11 अगर निकालना हो तो y1 से देखे, जो एडमिटेंस एक कनेक्ट ये है, ठीक है, एक आपका कनेक्ट ये है, और एक माना कोई एक ग्राउंड वाला कनेक्ट है, ठीक है। वो सब आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस, इसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ एडमिटेंस, ठीक है। जो आपका डायगोनल एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ एडमिटेंस। बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, जैसे आपका वाई आई जे, जब जहाँ वाई और जे की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आता है, ये माइनस टाइम्स ऑफ वाई आई जे, ठीक है। छोटे वाले का माइनस के टाइम करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आती है, तो भूल जाते हैं लोग ये माइनस करना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर माइनस आता है, और उसको बोलते हैं आप म्यूचुअल एडमिटेंस, म्यूचुअल एडमिटेंस, जहाँ पर आई की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जे होती है।
देखिए वो यहाँ पर दिया है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, जिसको वाई बस मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन में जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जहाँ आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, वो वहाँ पर आपका जो समीशन करते हैं हम, इसकी वैल्यू आती है समीशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू आई बस। जो भी उस बस, माना कोई पहली बस से जितने भी आपके एडमिटेंस कनेक्ट हैं उनका सम करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ एडमिटेंस। वहीं जो आपका वाई आई जे मतलब फर्स्ट से सेकेंड के बीच में, देखिए एक और दो के बीच में जो कनेक्ट है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू मानते हैं 2 सीमेंस है। तो यहाँ पर हमारी वाई 12 की वैल्यू क्या आएगी, वाई 12 की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन हमें यहाँ पर वाई कैपिटल वाई 12 की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ वाई 12 विच इज़ -2 सीमेंस। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आती है -2 सीमेंस, ठीक है। तो माइनस लगाना मत भूलना, माइनस टाइम्स ऑफ सेल्फ एडमिटेंस ऑफ बस आई एंड जे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एडमिटेंस, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड पैरामीटर इन एडमिटेंस फॉर द लोड फ्लो एंड फॉल्ट स्टडीज़, ठीक है। सीमेंस जो होता है वो पी यू पर ही होता है, क्योंकि पी यू वैल्यू पर ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो वाई बस होती है वो आपकी स्पार्स मैट्रिक होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम इसके 0 होते हैं, और आपके सिमेट्रिकल होती है फॉर पैसिव नेटवर्क के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक होते हैं मतलब 90% इसके एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। बाकी अगला है आपकी बस पावर इक्वेशन। ये देखिए, ये जो आपको लिखा है आई, ये क्या है आपकी इंजेक्टेड करंट, मतलब करंट की वैल्यू आई बस में, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है समीशन, देखिए समीशन ऐसा लिखा है आपका वी आई जे, जो आपकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इंटू वी जे, ठीक है। जहाँ पर आपकी जे की वैल्यू, जो जे की वैल्यू है ये लाई करेगी आपकी 1 से लेकर n तक का, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने एग्जाम में देखा होगा वी आई के करके होता है, वी आई के अपॉन वी के, इस टाइप से दिया होगा, के इज लाई बिटवीन 1 to n, ठीक है। ये आपकी जनरल वैल्यू होती है आपकी करंट निकालने की, आई ऑफ आई, ठीक है। बाकी जो आपका पावर निकालने का है, पावर क्या होती है, हम यहाँ पर दोनों पावर निकालते हैं, एक्टिव और आपके रिएक्टिव। तो पी आई माइनस जे क्यू आई जब निकालते हैं, ये हमारी आती है वी आई, जो हमारी पावर है इसका कॉन्जुगेट, वी आई कॉन्जुगेट इंटू आपका समीशन ऑफ वाई आई आई इंटू वाई जे, ठीक है। जहाँ पर जे की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक का, सिमिलरली वही है। तो ये करता है रिलेटेड इंजेक्टेड कॉम्प्लेक्स पावर टू अ बस voltage and the admittance matrices. The basic of the load flow equation PI और QI क्या है, हमारी इंजेक्टिव रियल पावर और आपकी रिएक्टिव पावर है इन आइथ बस। जो बस मान ली आइथ, उसमें हमारी इतनी पावर इंजेक्ट हो रही है और इतनी पावर यहाँ पर ये जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो है आपका, नेक्स्ट है आपका गॉस सीडल मेथड, जिसको आपको इटरेशन मेथड बोलते हैं। इसका जो आपका कन्वर्जेंस रेट होता है वो यहाँ पर लीनियर होता है, इसलिए आपका यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन हमारे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सिस्टम का साइज बड़ा होता है, इसलिए हम इसको रियल लाइफ में यानी बड़े सिस्टम के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बड़े सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पर आपका न्यूटन राफसन का यूज़ करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी वी आई, और हम किस में मानते हैं, वी आई की पावर k+1 इटरेशन की बात करें तो होती है आपकी 1/y i, जिस बस के लिए जिसके लिए निकालने आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो आएंगे। देन होती है आपकी इंजेक्टेड पावर पी आई माइनस जे क्यू आई अपॉन वी आई की पावर k, ठीक है। इतना तो होता है सब में। अब यहाँ पर से मेन है जो यहाँ पर होता है समीशन, आपका j की वैल्यू यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू i, ठीक है। j की वैल्यू i नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका होता है y i j और आपका होता है वी जे, ठीक है। हम जो भी आपके लेटेस्ट वैल्यू आती है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर k में पुट करते हैं और जैसे इटरेशन करके आंसर को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। इसका जो रेट होता है कन्वर्जेंस रेट, वो आपका स्लो होता है, ठीक है। स्लो कन्वर्जेंस रेट आपका ये प्रोवाइड करता है आपका लीनियर कन्वर्जेंस। देखिए वो यहाँ पर लिखा है आपका, कहाँ लिखा है, देखा है सिंपल इटरेशन मेथड है फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो इक्वेशन, कन्वर्जेंस स्लोली बट इट्स सिंपल एंड मेमोरी इफिशिएंट, ठीक है। जो आपका
वी आई की पावर के है, मतलब क्या है आपका वोल्टेज एट बस आई और इटीरेशन के पर, मतलब कोई एक बस आई मानिए उसमें हमारे के इटीरेशन पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल इसकी वैल्यू रख के हम उसके आगे वाले इटीरेशन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। ये शायद हाइड हो गया, इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं। बाकी कन्वर्जेंस का स्लो होता है, लीनियर कन्वर्जेंस के थ्रू में आपका ये काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसका हम यूज़ करते हैं। ये आपका आपका क्वाड्रेटिक आपका कन्वर्जेंस देता है, मतलब आपका कन्वर्जेंस रेट इसका हाई होता है इस टाइप से। ये आपका कन्वर्जेंस इसका रेट हाई होता है। बाकी इसमें ये आपका इटरेटिव मेथड है जो आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर आपका काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम जैकोबियन मैट्रिक्स बनाते हैं। डेल आपकी वोल्टेज एंगल है और आपका वी आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है। रिक्वायर आपका मोर मेमोरी, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लगती है। इटरेशन कम होता है लेकिन कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग आपका डेल्टा पी और डेल्टा क्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, जो बराबर होती है आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स और आपकी डेल्टा मैट्रिक्स इंटू आपके डेल्टा के बराबर। ठीक है, जे यहाँ पर जैकोबियन मैट्रिक्स होते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, अभी मैंने इसमें लिए नहीं है, लेकिन अभी बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक सेशन भी लूँगा। ठीक है, इसके बारे में। आगे आपके बस क्लासिफिकेशन। देखो बस को हम लोग आपका जनरली 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। आपका स्लैक बस, आपका पीवी बस और आपका पीक्यू बस। पीवी बस को हम होता है जनरेटर बस, जिसमें आपके पी और वी आपके नोन है। पीक्यू को बोलते हैं आपका लोड बस, जिसमें आपका लोड नोन होता है, मतलब पी और क्यू हमारी नोन होती है। स्लैक बस आपकी सबसे बड़ी बस पावर सिस्टम की होती है, उसमें आपके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और आपका डेल स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, जनरली हम इसका डेल्टा रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, हम 4 क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी हमारी नोन होती है और 2 क्वांटिटी अननोन होती है हर बस में। तो स्लैक बस में हमारी वी और डेल्टा नोन होती है और पी और क्यू हमारी अननोन होती है। ठीक है, वहीं जो पीवी बस है, जिसको आप कुछ जनरेटर बस बोलते हैं, इसमें आपके पावर जितनी पावर आपके सप्लाई कर रहे हैं और किस वोल्टेज मैग्नीट्यूड पर कर रहे हैं ये हमें पता होती है, लेकिन हमारी यहाँ पर कितनी रिएक्टिव पावर और डेल्टा ये अननोन होती है। ठीक है, वहीं पी क्यू बस में हमारी लोड पता होता है, कितना एक्टिव पावर है कितनी रिएक्टिव पावर है, लेकिन यहाँ पर वी और डेल्टा अननोन होता है। ठीक है, हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं आपका बस उसका। ठीक है, हमारी यहाँ पर एग्जैक्टली 1 आपके पावर सिस्टम में एक स्लैक बस होगी। ठीक है, जो आपकी बैलेंस यहाँ पर आपके जो आपकी बैलेंस करेगी पावर इक्वेशन को, जब हम आपका इटरेशन करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आगे हमारा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देखिए ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन भी आ रखा है। जो आपका यहाँ पर आर होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी। ये बताता है ड्रूप या फिर रेगुलेशन कांस्टेंट होता है। ये आर ड्रूप या फिर रेगुलेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपकी टिपिकली 3 से 6% होती है आपकी टर्बाइन गवर्नर के उस पर। डेल्टा एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी में चेंज है, और आपका डेल्टा पी है आपका पावर में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, पावर कौन सी है, हमारी आउटपुट पावर में चेंज है। ठीक है, तो आर क्या बताता है, ये ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स जो होता है आपका माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी में चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज कितना हो रहा है, और ये बताता है आपका पावर आउटपुट चेंज, पी आउटपुट चेंज हमारा ये बताता है। ठीक है, तो डेल्टा एफ लिखा है तो खैर क्या लिखना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन बताता है, और डेल्टा पी यहाँ पर आपका चेंज बताता है आपका पावर आउटपुट पर। यूनिट हमेशा याद करिए, ये यूनिट भी आई है एक बार एसएससी में, तो वो होती है आपकी हर्ट्ज पर मेगावाट। ठीक है, मेगावाट्स में ही हम लोग जनरली इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में सपोज कर लेते हैं जो हमारी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारी 4% है, मतलब जो ड्रूप है, ड्रूप हमारा 4% है। जितने यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी में ड्रूप आ रहा है वो आपका 4% है। माना रेटेड कैपेसिटी हम लोग ले लेते हैं, कितनी ले लें, 100 ले लेते हैं, 100 मेगावाट रेटेड कैपेसिटी ले लेती। तो हमें यहाँ पर डेल्टा एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारा ये आपका लोड आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका 10 मेगावाट से। ठीक है, पहले आपका 100 मेगावाट था,
देन 10 मेगावाट और इंक्रीज हो गया, ठीक है, तब हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा आपका डेल्टा एफ, सॉरी फॉर्मूला होता था आपका माइनस आर इज इक्वल, सॉरी क्या था ये आपका, आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये डेल्टा एफ की वैल्यू ये आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आर इंटू डेल्टा पी, ठीक है। पावर में कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपकी 4%, 4% को क्या लिखें 0.04 माइनस 0.04 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका पावर, पावर के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या 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 होगी, ये हमारी हो जाएगी पावर में कितना चेंज हुआ है, पावर में वो आपका 10 मेगावाट का चेंज, ठीक है। 10 मेगावाट का चेंज मतलब यहाँ पर आपका सिंपली हो जाएगा आपका पावर में हो जाएगा आपका 10 मेगावाट का चेंज ना अपॉन 100। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट इसको देखें ज़रा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस आर इंटू डेल्टा पी। क्या क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ कमेंट में करके बताइए ज़रा। एफ इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर से जो इसकी वैल्यू आर की वैल्यू है आपकी 0.4, यह है कि 0.04, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू अगर मैं फ्रीक्वेंसी अपॉन हर्ट्ज करूँ, अच्छा ये आर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50, फ्रीक्वेंसी अपॉन मेगावाट, ठीक है। मेगावाट है आपका 100 मेगावाट, शुरुआत में आपके 100 मेगावाट है, अच्छा ठीक हो गया, ये 100 मेगावाट है, आ गया समझ में आ गया, 100 मेगावाट है इंटू हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पावर में कितना चेंज हो रहा है, पावर में चेंज हो रहा है आपका 10 मेगावाट का, ठीक है। तो मेगावाट नीचे वाले मेगावाट से ऊपर वाला मेगावाट कट जाएगा, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20, ठीक है, 20 अपॉन ये नीचे हो जाएगा 100, मतलब आएगा 0.2 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 0.2 हर्ट्ज ये हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं आपका डेल्टा आर की वैल्यू रखना भूल गया था, डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन पी, तो डेल्टा एफ की वैल्यू रखी और आपका एफ अपॉन पी की वैल्यू हमने रखनी है, एफ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पी की वैल्यू है आपकी 100 मेगावाट, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अलावा हमारा एक होता है आपका ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, इसके वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन मैंने ले लिया, ये आपका एरिया कंट्रोल एरर के ऊपर काम करता है। जो एसी है ऑटोमेटिक का आपका जनरेशन कंट्रोल, ये होता है आपका जो टाई लाइन में कितनी पावर का डिफरेंस हो रहा है प्लस बी इंटू आपका डेल्टा एफ, बी क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका सिग्नल यूज फॉर AGC to correct both frequency deviation and tie line power interchange to scheduled values, ठीक है। जो आपका डेल्टा पी टाई है मतलब टाई लाइन की पावर डेविएशन कितना हो रहा है ये आपको बता रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन इस बार आपका एग्ज़ाम में भी आया है, किस एग्ज़ाम में है ये याद नहीं आ रहा लेकिन आ रखा है 2026 में ही। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पी आर, पी के साथ हमारा आर पार्ट जुड़ेगा और क्यू के साथ एक्स पार्ट जुड़ेगा अपॉन वी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू एक्स, ये आपका अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है जहाँ पर आर और एक्स आपके लाइन के पैरामीटर हैं, ठीक है। इन ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टिव पावर फ्लोज प्राइमरीली कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल वाइल आपके रियल पावर कंट्रोल आपके फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पावर एंगल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कब वैलिड होता है, जब आपकी यहाँ पर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो आपकी आर से, ठीक है, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, जब हमारी आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी एक्स से, ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट और फॉल्ट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर क्या आप क्या करते हैं, ये हमारा जो फेस करंट होता है, हम फेस को यहाँ पर देखिए जो फेस करंट है ये माना VA जो आपका फेज वोल्टेज है, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। देखिए VA जो हमारा फेज वोल्टेज है इसको 3 पार्ट में तोड़ा है, VA0 जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, VA2 आपका नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ठीक है। तो हम ये 3 पार्ट में
तोड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने जो वी बी तोड़ा है, वी बी को तोड़ा है वी ए जीरो इंटू एल्फा या ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ए वन। मतलब देखो इसको सिंपल में दिखाऊँ तो ये होती है हमारी फेज वैल्यूज़, फेज मैट्रिसेस इस टाइप से। देन हमारी आती है आपकी ए मैट्रिक्स, जिसको आप अल्फा मैट्रिक्स भी बोलते हो, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1 1 1 1 1। यहाँ पर आता है आपका अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा और अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इस टाइप से होती है। देन यहाँ पर आपकी फेज वैल्यूज़, मतलब जो आपके सीक्वेंशियल कंपोनेंट वैल्यू है, वी ए जीरो, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मूले के ऊपर आपका 2020 में आपका CIL में पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में था, ठीक है, पावर सिस्टम का, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आपका इसका इन्वर्स करोगे मैट्रिक्स का, मतलब ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, आपका ए यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए यहाँ, ठीक है। तब हमारे यहाँ पर सीक्वेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू मिलती है। बाकी जो आपका अल्फा ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू होती है 1 एट एंगल ऑफ आपका 120 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम माना कोई भी आपका ये टर्म है, उसमें अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई करा तो आपका यहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। 1 एट एंगल ऑफ 120 डिग्री आपका रोटेट करा देगा, ठीक है। अल्फा है हमारा ऑपरेटर है, जैसे जे नहीं होता, जैसे जे आयोटा वो क्या करता है, वो आपको 90 डिग्री शिफ्ट करता है, 90 डिग्री मतलब 1 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। वैसे आपका अल्फा ऑपरेटर है जो आपका 1 एट एंगल ऑफ आपका 120 डिग्री आपका ऐड करता है। वहीं अगर अल्फा स्क्वायर की बात करें वो क्या करेगा, 1 एट एंगल ऑफ 240 डिग्री, या फिर ये को कहेंगे 1 एट एंगल ऑफ -120 डिग्री, इसका उल्टा यहाँ की ओर को, ठीक है। 3 फेज में आप जनरली इस टाइप के टर्म देखते हैं। तो देखिए वही अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वी ए, देखिए वी ए से सॉल्व करोगे तो वी ए इज इक्वल टू वी ए जीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए जीरो प्लस एल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ए वन प्लस एल्फा टाइम्स ऑफ वी ए टू, जो यहाँ पर लिखिए। वी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी ए प्लस एल्फा टाइम्स ऑफ वी ए वन प्लस आपका एल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ए टू, ठीक है। ऐसे हमारी आपकी वैल्यूज़ बनती है। एल्फा आपका ऑपरेटर है 1 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। कहने का मतलब है आप हम लोग रिजॉल्व करते हैं आपका अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम को आपका फेजर में इनटू आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की करंट है, ठीक है। आप थोड़ा पढ़िए, मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। ये आपका VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, VA2 नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, VA0 जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। बाकी अल्फा की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू होती है 1 एट एंगल ऑफ 0, मतलब आपका 0.5 प्लस जे आपका 0.886 यानी √3/2, ये आपकी -1/2। और अल्फा की वैल्यू होती है 1/√20 आपका 240। ये आप देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये आपका 0 होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से आता है आपका अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 भी होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप पूछता भी हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका सीक्वेंशियल कंपोनेंट। जब भी मैंने आपको ये आपका नेटवर्क वाला पार्ट पढ़ा रखा है जिसमें फॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर जो आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, ये आपके तीनों फॉल्ट हैं आपके। ये है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसमें आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट LG फॉल्ट, आपका LL फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट, और आपका LLG फॉल्ट, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करेंगे LG फॉल्ट में आपके जो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है ये आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होने के कारण जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है इसकी वैल्यू आपके नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस के बराबर होती है, ठीक है। इस टाइम में जो आपका जो फॉल्ट करंट आती है, जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है आपकी प्री फॉल्ट वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z0 इज इक्वल टू, अगर दिया है आपका जो आपका
जेड एफ की वैल्यू तब आप लेंगे, वरना इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या आती है, फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA1। तो जो वैल्यू ये आएगी इसकी वैल्यू को हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगी LG फॉल्ट की, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिया है आपका IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू नेगेटिव सीक्वेंस के बराबर होती है, और वही जीरो सीक्वेंस के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यूज बराबर होती है। EA की वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस। अगर ग्राउंड का इम्पीडेंस दिया है तब आप कैंसर कंसिडर करेंगे, वरना जिसको 0 पार्ट करेंगे ये वाले को, ठीक है। जो आपका डबल एल फॉल्ट होता है, मतलब लाइन टू लाइन में हमारे यहाँ पर क्या होता है, देखिए। अगर हम लाइन टू लाइन की बात करें, इसमें हमारा ग्राउंड नहीं आता, तो देखिए यहाँ पर हमारा लाइन टू लाइन मतलब ऐसे ही चिपक गया एक इम्पीडेंस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर हमारी करंट मान लेते हैं IB आ रही है, तो देखिए यहाँ पर करंट आ रही इस साइड से IB, वो किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी ये IC। अब ये देखिए, अब ऐसे करके लूप बनेगा, तो यहाँ पर से IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -IB, ठीक है। इसमें कौन सा कंपोनेंट अब एब्सेंट रहेगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज ऑलवेज 0, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में ये है आपका, यहाँ पर IA1 की वैल्यू आपके -IA2 के बराबर होगी, देखिए, ठीक है। मतलब एक फेज की जो वैल्यू होगी वो दूसरे फेज के उल्टे के बराबर होगी, ठीक है। एक करंट ऐसे आएगी तो ऐसे लूप बनेगा, ठीक है। ये यहाँ को जा रही तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी वैल्यू आती है, मतलब IA1 इज इक्वल टू -IA2, इसकी वैल्यू हमारी आती है आपकी EA अपॉन एडमिटेंस, इसके बराबर में Z1 प्लस Z2, ठीक है। आपने सिंपली देखा होगा, जो उसकी फॉल्ट करंट आती है वो आती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ आपका EA अपॉन इम्पीडेंसेस Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देन इसके अलावा होता है आपका डबल LG फॉल्ट, लाइन टू लाइन और ग्राउंड, ठीक है। दो फॉल्ट आपके दो फेज चिपक गए और ग्राउंड भी हो गए, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पर आपकी जो करंट आती है वो यहाँ पर IA1 की वैल्यू हमारी आती है जो यहाँ पर IA1 की आती है वो आती है आपकी EA अपॉन Z1 प्लस Z2 Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो आपके नेगेटिव सीक्वेंस है और आपका जीरो सीक्वेंस है यहाँ पर पैरेलल में आते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस पैरेलल में आते हैं, और इनका पैरेलल बाद में सीरीज में हो जाता है किसके साथ, पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ, ठीक है। ये तो हम टोटल एडमिटेंस निकालते हैं इस टाइप से। तो देखिए वो यहाँ पर दिया है, डबल एल फॉल्ट की वैल्यू ये होती है, यहाँ पर आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एब्सेंट रहता है। बाकी आपका डबल LG फॉल्ट में क्या होता है, IA1 की वैल्यू आपकी EA अपॉन Z1 अपॉन Z2 Z0 अपॉन 3ZF। अगर इम्पीडेंस दिया है आपका फॉल्ट इम्पीडेंस तब कंसिडर करेंगे, वरना 0। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है ये पैरेलल पे हो जाता है आपका नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के, देन यहाँ पर सीरीज के साथ होता है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के। तो ये आपका अल्टीमेटली वैल्यू ये आती है, ठीक है, जो आपने यहाँ लिखी है, ठीक है। बाकी 3 फेज फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। इसमें आपके लोड से पहले और लोड के बाद हमारा जो आपका फॉल्ट से पहले और फॉल्ट के बाद हमारा यहाँ पर सिस्टम है बैलेंस कंडीशन में रहता है। तो सिंपल हम पर फेज के हिसाब से लेते हैं, ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो IA1 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी EA अपॉन Z1, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बराबर ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं फॉल्ट करंट एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड फॉल्ट टाइप्स इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। आपके कोर गेट और PSU में यही आते हैं, Z1 Z2 Z0 पॉजिटिव नेगेटिव और 0 है, ठीक है। ये आपके प्री फॉल्ट की वोल्टेज है, जनरली हम लोग 1 मानते हैं, 1 PU, ठीक है। आपके सिमेट्रिकल जो आपके 3 फेज फॉल्ट होते हैं इसमें ओनली आपका पॉजिटिव फॉल्ट इन्वॉल्व होता है, जो आपका ये है, ठीक है। 3 फेज फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। इसमें ट्रिपल एल फॉल्ट या ट्रिपल LG फॉल्ट हमारे आते हैं, ठीक है। आपके मोस्ट सीवियर फॉल्ट होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे आपका फॉल्ट MVA या फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी,
ठीक है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी या फॉल्ट एमबी क्या होता है, आपका बेस एमबी अपॉन आपका जेड पर यूनिट। ठीक है, जेड वन पता नहीं क्यों क्यों लिखा है, हम रियल में इसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, इसलिए लिखा हुआ। तो देखिए शॉर्ट सर्किट जो एम बी होता है, ये होता है आपका बेस एम बी एस बेस अपॉन आपका जेड पर यूनिट, कौन सा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का, इस टाइप से होता है। ठीक है, बाकी जो Z1 की वैल्यू होगी वो पर यूनिट में होगी। ठीक है, क्योंकि PU में निकलता है आपका इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ टू अ बस रेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर सर्किट ब्रेकर एट दैट बस। ठीक है, Z1 की वैल्यू अच्छा लिखा है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस टू फॉल्ट पॉइंट। ठीक है, पर यूनिट में होगी। बाकी यूनिट इसकी क्या आएगी, यूनिट आएगी हमारी MVA में। जैसे एक सिंपल से लेते हैं, आपका बेस MVA मान लेते हैं, एस बेस की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, आपका क्या लें 100 ले लिया, 100 MVA हो गया एस बेस की वैल्यू। ठीक है, जो इम्पीडेंस की वैल्यू है यहाँ पर Z1 की वैल्यू ये 0.5 लेता है, PU में है तो 0.5 ले लिया। तो यहाँ पर हमें फॉल्ट MVA पूछते हैं, ये आपका PYQ है तो मैंने ले लिया। तो SSC की वैल्यू हम यहाँ पर SCC की वैल्यू निकालेंगे शॉर्ट सर्किट की। तो क्या आ जाएगी आपकी एस बेस विच इज़ आपका 100 अपॉन 0.5। 100 अपॉन 0.5 क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 0.5 हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 MVA आपका शॉर्ट सर्किट रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी कम नहीं होती, लेकिन मैंने आपके मान ली। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका प्रोटेक्शन, जिसमें आपका करंट डिफरेंशियल और आपका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं PSM। ठीक है, प्लस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, फॉल्ट करंट ऑफ रिले कॉइल, रिले कॉइल में जितने फॉल्ट करंट है अपॉन आपका रिले प्लग अपॉन रिले की सेटिंग। ठीक है, हम इससे निकालते हैं आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, आपका डिटरमाइन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ IDMT इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले फॉर इट्स टाइम PSM कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, अगर हायर PSM होगा इसका मतलब होगा फास्टर रिले ऑपरेशन ऑफ IDMT। ठीक है, हायर PSM है तो आप फास्ट ऑपरेट करेगा। इसके अलावा होता है आपका टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपका IDMT रिले के बारे में होता है, जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है IEC का। ठीक है, यहाँ पर जो T की वैल्यू होती है टाइम की, वो होती है आपकी TMS होता है आपका टाइम मल्टीप्लायर आपका सेटिंग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको K अपॉन PSM की पावर अल्फा -1। ठीक है, ये आपका ESC में एक बार आपका पेपर में क्वेश्चन आया था, तो वहीं से मैंने इसका उठा रखा फार्मूला। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड आपका इनवर्स की वैल्यू होती है आपकी K की वैल्यू 0.14 और आपका अल्फा की वैल्यू थी आपकी 0.02। ठीक है, यहाँ पर आपका TMS क्या है, ये आपका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है, अल्फा है आपका कर्व का कांस्टेंट। ठीक है, बाकी T की वैल्यू यहाँ पर सेकंड्स में होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसके एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, जो पहला अगर मैं PSM वाले की बात करूं, सपोज करते हैं आपका फॉल्ट करंट ऑफ रिले करता हूं, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। फॉल्ट करंट हमारे रिले कॉइल में कितना है, सपोज कर लेते हैं आपका ये 10 एम्पियर है। प्लग सेटिंग मान लेते हैं, प्लग सेटिंग मान लेते हैं हम लोग 2 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई करते हैं आपको जितनी आपके रिले में आपकी करंट है, रिले में फॉल्ट करंट कितने हैं 10 एम्पियर अपॉन प्लग सेटिंग विच इज़ 2। तो 10 अपॉन 2 हमारे क्या आता है 5। तो यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो आपका पहले वाले का हो गया। देखिए सेकंड वाला जो हमें दिया है, सेकंड वाला जो वाला फॉर्मूले में बेस था, सपोज कर लेते हैं वहाँ पर PSM की वैल्यू हमारे यहाँ पर 5 है, TSM की वैल्यू और TMS की वैल्यू, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी 0.3 है।
ठीक है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है के की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 0.14 और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 0.02, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू होती है आपकी 0.02, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग टाइम टी बताना है। तो बस ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था वो, विच इज़ टी इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे टी की वैल्यू होती है यहाँ पर आपका टी एम एस टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग अपॉन इंटू के अपॉन हमारा हो जाएगा पी एस एम की पावर अल्फ़ा -1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, थोड़ा अजीब फॉर्मूला है लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था। तो था टी इज इक्वल टू, यहाँ पर टी एस एम की वैल्यू हम उसको पुट करेंगे, वो है आपकी टी एस एम की वैल्यू क्या है 0.3, तो इसकी वैल्यू आपकी 0.3 इंटू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपकी 0.14, ये पता होना चाहिए 0.14 अपॉन ये नीचे हो जाएगा आपका पी एस एम का स्क्वायर, पी एस एम की वैल्यू है आपकी 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर पी एस एम की पावर अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0.02, मतलब ये आपकी 5 की पावर हो जाएगी 0.02, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -1, तो इसको आप सॉल्व करेगा वो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं, मैं बस बता रहा था आपको क्योंकि फार्मूला सीरीज चल रही है तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है। तो देखिए अगला है आपका मर्ज प्राइस प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम डिफरेंशियल प्रोडक्शन बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर रिले किस में ऑपरेट करते हैं, जब हमारे यहाँ पर I1 और I2 के बीच का जो डिफरेंस है ये ज़्यादा हो जाएगा k टाइम्स ऑफ I1 + I2/2 से, ठीक है। जो k है वो आपका बायस या फिर स्लोप सेटिंग होती है, ठीक है। एक आप क्या करते हैं, कंपेयर करंट एंटरिंग, कितनी करंट एंटरिंग कर रही है और कितनी करंट लीव कर रही है, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी या रेशियो बराबर होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा भी डिफर होता है तो आपका यहाँ पर ऑपरेट करती है, ठीक है। ये आपका कहाँ यूज़ होती है, आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ होगी, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, जनरेटर में या फिर फीडर में आपकी यूज़ होती है, ठीक है। ये आपकी इंटरनल फॉल्ट और बताती है और रिस्टेन टू द फॉल्ट CT एरर के बारे में बताती है। बाकी I1 और I2 क्या है, ये आपकी यहाँ पर आपकी CT की हमारी सेकेंडरी करंट है ऑफ 2 एंड, और K है आपका परसेंटेज बायस सेटिंग, ठीक है। K की वैल्यू हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, ठीक है। डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले का अगर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखेंगे तो डिस्टेंस का क्या होता है आपका वोल्टेज अपॉन करंट, जिसको हम बोलते हैं आपका इम्पीडेंस। Z = V/I, ये आपका रिले प्रोडक्शन है, मतलब आपका V/I के रेशियो के हिसाब से ये देख के आपको यहाँ पर ऑपरेट करती है। अगर V/I का रेशियो एक प्रीफिक्स वोल्टेज से ज़्यादा, प्रीफिक्स इम्पीडेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी ऑपरेट हो जाएगी। मतलब अगर हमें Z की वैल्यू लेस देन आपके Z सेट हो जाएगी, सेट वैल्यू से कम हो जाएगी, तब हमारी यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा उसके विद इन रेंज में, तो आपकी ऑपरेट कर जाएगी। मेजर आपका अपरेंट इम्पीडेंस टू डिटरमाइन अ फॉल्ट लाइन विद इन अ प्रोडक्टिव जोन यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपकी Z सेट क्या होता है, वो होता है आपका रिले की रीच सेटिंग, ठीक है। ये आपका रेफर होता है CT के प्राइमरी साइड में। जनरली हम आपका जो जोन 1 है उसमें आपका 80 to 90% करते हैं, जोन 2 के लिए हम लोग 100% करते हैं, और आपका जो जोन 3 है वो एज अ बैकअप प्रोटेक्शन यहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी जो डिस्टेंस रिले होती है ये आपकी 3 टाइप की होती है, आपकी मोर रिले जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए आती है, उसके अलावा इम्पीडेंस रिले और आपकी रिएक्टेंस रिले हमारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखते हैं, आगे है आपका सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर में देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी रेटेड और ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारी MVA में होती है, वो होती है √3 टाइम्स ऑफ V रेटेड इंटू आपका I ब्रेकिंग, ठीक है। जो आपकी इसकी वैल्यू होती है वो होती है किलो वोल्ट में, और ये होती है आपकी किलो एम्पियर में। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 2.55 टाइम्स होती है आपकी रेटिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी के। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी से 2.55 टाइम्स हमारा ज़्यादा होती है आपकी मेकिंग कैपेसिटी। ये आपकी अकाउंट करती है DC ऑफसेट सिमेट्रिसिटी, ठीक है।
तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, एक सर्किट ब्रेकर आपका 40 kV का है, ठीक है, तो इसकी रेटेड वैल्यू 40 kV होगी और आपका 11 आपका 40 किलो एम्पियर करता हूँ, 40 किलो एम्पियर है और आपका 11 kV पर है, ऑपरेट कर रहा है। हमारा 3 फेज फॉल्ट आया तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर ब्रेकिंग कैपेसिटी बतानी है आपकी यहाँ पर कैपेसिटर की। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग कैपेसिटी हो जाएगी हमारी यहाँ पर √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है हमारी, वोल्टेज है 11 kV, तो 11 kV इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में लेगा, किलो एम्पियर में, किलो एम्पियर में लिए 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 440 इंटू √3। तो 440 इंटू √3 मतलब 440 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा आपका 762। और किलो क्या बन जाएगा, MVA बन जाएगा 10⁻6। तो 762 आपका MVA इसकी हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे आपका RRV, ठीक है, आपका रीस्टैकिंग वोल्टेज और आपका RRRV रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक है। ये है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज जो आपका dV/dt होता है जस्ट आफ्टर द करंट जीरो, ठीक है। करंट जीरो होने के बाद में कितनी जल्दी से आपका वोल्टेज राइज कर रहा है टाइम के साथ में, वो आपको बताता है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यूनिट याद कर लिए, किलो वोल्ट प्लस माइक्रो सेकेंड, ये आपके यहाँ पर यूनिट होती है RRRV की, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी, इसमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपके स्विंग इक्वेशन है जो लिखा है आपका, आपने ऐसे भी लिखा होगा md2del/dt स्क्वायर इज इक्वल टू PA एक्सीलरेटिंग पावर, वही इसने यहाँ पर ऊपर फॉर्म में लिखा है। m को लिखा है आपका 2 इंटू H/ωs इंटू d2del/dt स्क्वायर इंटू PM मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर को हम बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पावर, वो यहाँ पर आपका स्विंग इक्वेशन होती है। गवर्न रोटर एंगल डायनामिक ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन फॉलोइंग अ डिस्टर्बेंस, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। H क्या है आपका इनर्शिया कांस्टेंट है, डेल है आपका रोटर का एंगल, जो PM है वो आपका मैकेनिकल इनपुट है, PE है आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट और PA है आपका एक्सीलरेटिंग पावर, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर किस में होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल रेडियन में होती है और H की वैल्यू आपकी होती है मेगाजूल पर MVA में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया। देखिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया में क्या होता है, हमें अगर स्टेबल सिस्टम की बात करें फॉर स्टेबिलिटी, जो एरिया आपका A1 है, मतलब जितना एक्सीलरेटिंग एरिया है वो आपका एरिया बराबर होना चाहिए डीएक्सीलरेटिंग एरिया के बराबर, ठीक है। आपके तभी आपका ये आपका इवेल्यूएट होगा, मतलब आपका जो इसके इवेल्यूएट करने के लिए जो आपका इंटीग्रेशन होता है, आपका PA जो एक्सीलरेटिंग एरिया है D डेल्टा के हिसाब से हम लोग एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द स्विंग इक्वेशन। ये आपका ग्राफिकल आपकी एनालिटिकल मेथड है, डिटरमाइन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी विदाउट सॉल्विंग द स्विंग इक्वेशन डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर A1 और A2 आपके एक्सीलरेटिंग एरिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आपका सिस्टम इज स्टेबल इफ़ द डेल्टा मैक्स, जो आपका मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू है, इफ़ एग्जिस्ट सच डेट जो A2 है एक्सीलरेटिंग एरिया, इस डी एक्सीलरेटिंग एरिया इसकी वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, आपके एक्सीलरेटिंग एरिया 1 के बराबर, बिफोर आपका PE कर्व इज एक्सीडेड क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल, क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल को आपका एक्सीड करने से पहले अगर एरिया 2 की वैल्यू यहाँ पर एरिया 1 के बराबर या इससे ज़्यादा हो जाए तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, अगर नहीं होता है तब हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और वहीं यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेल्टा CR या डेल्टा CC, ठीक है। ये आपका होता है आपका स्टेप से, देखिए पीछे पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा गलत जैसा आ गया। तो डेल्टा CR क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल, ये होता है आपका डेल्टा नॉट से लेकर डेल्टा CR क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल तक का मैकेनिकल पावर
माइनस इलेक्ट्रिकल पावर 1 जो आपका फॉल्ट से पहले होगी इंटू डी डेल्टा, ठीक है। ये आप किसके बराबर होगी, ये होगी आपका क्रिटिकल कैरिंग एंगल इंटू आपका मैक्सिमम तक का, कहाँ तक का आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और जो सेकेंड टाइम में लोड के बाद हुई अपॉन P2 इंटू डी डेल्टा, ठीक है। ये हमारे से सॉल्व होता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला लिखा है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी आपका मैक्सिमम एंगल है आपका कंसीडर टाइम के लिए, बाकी डेल्टा सी सी आपका क्रिटिकल कैरिंग एंगल, डेल्टा नॉट इनिशियल एंगल है, और आपका डेल्टा मैक्स है मैक्सिमम स्विंग एंगल कितना होगा, ठीक है। इसकी जो फास्टर फॉल्ट क्लियरिंग के लिए हमारी जो यहाँ पर हाईएस्ट आपकी हायर आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका पावर सिस्टम भी कंप्लीट कर दिया है।